हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की राइटिंग स्किल्स का आपका टॉपिक विच इज़ नैरेटिव राइटिंग। और आज इस टॉपिक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं कि नैरेटिव राइटिंग होता क्या है, नरेटर कौन होता है और कैसे नैरेटिव राइटिंग की जाती है। मेरे इस वीडियो में प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन हम आज समझने वाले हैं। एंड इस वीडियो के जस्ट बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक नैरेटिव राइटिंग का जो ये हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। यानी जो पूरी सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, प्रॉपर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ नैरेटिव राइटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक्स कवर्ड, यानी आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज नैरेटिव राइटिंग, सबसे पहले तो हम डिटेल में समझेंगे कि भाई नैरेटिव राइटिंग होता क्या है। देन टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव नैरेटिव राइटिंग, यानी कि एक अच्छी नैरेटिव राइटिंग लिखने के लिए क्या टिप्स, क्या नुस्खे हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। फॉर्मेट, यानी नैरेटिव राइटिंग का जब क्वेश्चन आता है तो हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। इस फॉर्मेट को हम समझेंगे कि फॉर्मेट क्या है। देन सैम्पल क्वेश्चन ऑफ अ नैरेटिव राइटिंग, फिर मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन अलॉन्ग विथ उसका आंसर दिखाऊंगी कि नैरेटिव राइटिंग का क्वेश्चन कैसा होता है और उसका आंसर दिखता कैसे और किस तरीके से उसको लिखा जाता है, जिसमें प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बताऊंगी कि कितने मार्क्स का फॉर्मेट है, कितने मार्क्स की हेडिंग है, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी ये वो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, यानी कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है नैरेटिव राइटिंग का, वो दिखाऊंगी। पर ये बिना आंसर के हैं, यानी ये अनसॉल्व्ड है। जो सॉल्व्ड वाले हैं, जो आप मेरे साथ सॉल्व करने वाले हैं, वो मेरे इस वीडियो के जस्ट बाद वाले वीडियो में आने वाला है, तो उसे देखना हमें नहीं भूलना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज नैरेटिव राइटिंग। तो नैरेटिव राइटिंग होता क्या है? A narrative is a written or oral form of expression. It involves details of an event, experience or happening in a person's life. तो एक पर्सन की लाइफ में, यानी एक व्यक्ति के जीवन में उसने क्या क्या अनुभव किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई घटना घटित हुई है, उसके बारे में जब वो आपको नरेट करता है, यानी पूरी अपनी बात बताता है अपने खुद के बारे में, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, उसे हम कहते हैं नरेटिव राइटिंग। या तो वो आपको पूरी कहानी ओरली बताता है, यानी अपनी मुंह ज़बानी बताता है कि अरे मैं ट्रेन से अम्बाला गया था, फिर मैंने ट्रेन में ये खाया था, ट्रेन में मेरे कुछ चोर आ गए थे, उन लोगों ने मेरे बैग्स चुरा लिए। या तो वो ओरल फॉर्म में आपको इस तरीके से अपनी पूरी एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करेगा, या तो फिर आपको वो रिटन फॉर्म में बताएगा, यानी कि लिख के बताएगा। एंड क्योंकि ऑब्वियसली हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम रिटन फॉर्म में नैरेटिव राइटिंग देखने वाले हैं। उसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि क्या इवेंट हो गए थे, यानी पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया और एक पर्सन की लाइफ में क्या क्या हुआ, आपने कैसा फील किया, वो सब पर्सन अपनी मुंह ज़बानी बताएगा। लिटरेरी फॉर्म्स सच एज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज आर नैरेटिव्स टोल्ड बाय द नरेटर। तो हम जो ये लिटरेरी फॉर्म्स यानी जो लिखी हुई है, जो नॉवेल्स हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब नरेटिव्स ही तो हैं, यानी वो सब कहानियाँ ही तो हैं जो नरेटर खुद बताता है। यानी नरेटर वो इंसान होता है जो वो एक्सपीरियंस को नरेट करता है, यानी मुंह ज़बानी बताता है या लिख कर आपको दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने क्लास 12th में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास 12th में कश्मीर घूमने गई थी, तो वो उस पूरी ट्रिप को मैं नरेट करूँगी तो मैं नरेटर हुई। ओके, और हमेशा हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, याद रखना, ऑलवेज नरेटिव राइटिंग फर्स्ट पर्सन में होती है, क्योंकि इंसान की पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें आता है। यानी कि अगर मैं बताऊँगी अपने बारे में तो मैं बोलूँगी आई वेंट टू अम्बाला, देन आई एट चॉकलेट्स इन द ट्रेन, देन सम थीव्स हैड कम। तो आई का यूज़ मैं ज़्यादा करूँगी, अस का यूज़ करूँगी, मैं सारे में फर्स्ट पर्सन की बात करूँगी। ओके, The narrative informs the reader about events and characters and sustains the reader's interest in the pieces. यानी जब नरेटर एक नैरेटिव कहानी बताता है, आपको कोई स्टोरी बताता है, तो जो रीडर होता है, यानी जो हमारी वो नैरेटिव को पढ़ रहा होता है, वो क्या क्या पढ़ता है, किसके बारे में पढ़ता है, कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि हमारी कहानी में कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिप पे गई थी तो मैं अपनी पूरी फ्रेंड्स के साथ गई थी, यस, तो मैं बताऊंगी अरे मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था श्रेया, उसका नाम था, देन श्रेया ने मुझे ऐसा बोला, देन श्रेया, तो क्या है, श्रेया एक कैरेक्टर है मेरी नैरेटिव कहानी में, यस। तो इससे जो रीडर होता है,
यानी जो हमारी नैरेटिव कहानी को रीड कर रहा होता है या सुन रहा होता है उसको इंटरेस्ट आता है पीसेज में, यानी थोड़े थोड़े पीसेज में अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर कोई टीचर आ जाएगी तो टीचर एक नया कैरेक्टर हो गया मेरी कहानी में। यस, अ नैरेटिव कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन। नैरेटिव फिक्शन भी हो सकती है एंड नॉन फिक्शन भी हो सकती है। यानी फिक्शन यानी कोई अनरियलिस्टिक कहानी, यानी मनगढ़ंत कहानी, आपने कुछ इमेजिन किया, हाँ वहाँ पे बादल के ऊपर एक स्नेक बैठ के आया था, तो ये कोई रियल तो है नहीं ना, तो ये सब फिक्शन वाली चीज़ें। फिक्शन यानी जब आप इमेजिन करके काल्पनिक कहानियाँ टाइप की, तो नरेशन में आप काल्पनिक कहानियाँ भी लिख सकते हो। एंड नॉन फिक्शन यानी कि जो रियल होती है, यानी जो एक्चुअली में घटित कहानियाँ होती हैं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है, वो नॉन फिक्शन होती है। ओके, तो फिक्शन भी हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है, दोनों ही नैरेटिव्स हो सकते हैं। कभी कभी जो नॉन फिक्शन होता है, यानी कि जो रियल कहानियाँ जो होती है, दी ऑथर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज दी नरेटर। कभी कभी तो ऑथर खुद ही नरेटर होता है, यानी जिसने वो स्टोरी लिखी होती है वही नरेट भी कर रहा होता है, बता रहा होता है। यू आर नरेटर्स ऑफ योर ओन लाइफ ऑल द टाइम। तो ये बात तो बिल्कुल सही कि हर वक्त हम अपनी लाइफ के नरेटर हैं। यानी अगर कोई आकर मुझसे पूछता है कि जब आप 10th क्लास में थे तो आप जब एग्जाम में लिख रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था, तो तब मैं बताऊंगी हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं बहुत पैनिक हो रही थी, लेकिन फिर मेरी टीचर आई, उन्होंने मुझे एक जूस पीने को दिया और फिर मैंने वो पिया, मुझे रिलैक्स फील हुआ, मैंने 2 मिनट मेडिटेट किया और फिर अपना पेपर लिखना स्टार्ट किया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में ही बता रही हूँ ना। तो अपनी लाइफ की नरेटर तो मैं खुद हुई, जैसे मैं अपनी लाइफ की नरेटर खुद हूँ, हर एक इंसान, एवरी पर्सन अपनी लाइफ का नरेटर खुद होता है। Narrative writing is very important in our day-to-day life. It tells others the stories of our personal experiences. तो narrative writing हमारे day-to-day life में बहुत important है, क्योंकि इससे हम कहानियाँ यानी स्टोरीज बता सकते हैं लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, यानी हमने पर्सनली क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, हमें कैसा अनुभव हुआ, वो हम लोगों को बता सकते हैं। और हमने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, वो सिर्फ हम ही बता सकते हैं, जो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में बताएंगे। आई रिपीट, नैरेटिव राइटिंग हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही होती है। ओके, अब हम कुछ टिप्स देखेंगे एक अच्छी और इफेक्टिव नैरेटिव राइटिंग लिखने के लिए। पहला देखते हैं, पर्सनल नैरेटिव शुड बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। वही वाली चीज़ जो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन में, यानी इसमें आप आई, अस, वी, ये वाले वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। ओके, और जो वर्ड लिमिट है नैरेटिव राइटिंग का क्वेश्चन लिखने के लिए, वो कितनी है, 150 to 200 वर्ड्स। सिर्फ इतने ही वर्ड्स में आपकी नैरेटिव राइटिंग आप लिखेंगे, तो वर्ड लिमिट पे आपको स्टिक रहना है। An eye-catching and interesting title is necessary to attract the reader's attention. The title should be short and should cover the subject adequately. हर नैरेटिव राइटिंग का एक टाइटल या एक हेडिंग आपको लिखनी पड़ती है, तो जो टाइटल होता है वो बहुत आई कैचिंग और बहुत इंटरेस्टिंग लिखना चाहिए आपको, यानी कि शॉर्ट हो। बड़ी बड़ी कहानियाँ, लाइन्स, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होते, शॉर्ट होता है हमेशा आपका टाइटल या हेडिंग, वो आई कैचिंग होना चाहिए, यानी टाइटल पढ़ के ही रीडर को इंटरेस्ट आ जाए कि यार टाइटल इतना बढ़िया है तो अंदर लिखा हुआ नैरेटिव कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको बहुत आई कैचिंग और इंटरेस्टिंग लिखना है अपना टाइटल, शॉर्ट होना चाहिए और कुछ इस तरीके का टाइटल होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट को एडिक्वेटली कवर करे, यानी जिस बारे में आप लिख रहे हो उस बारे में आपका टाइटल उससे मैच होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर टॉपिक, अंदर कंटेंट कुछ और टॉपिक कहीं है, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए आपके कंटेंट से। नेक्स्ट, जॉटिंग डाउन योर आइडियाज बिफोर राइटिंग एंड प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन हेल्प इन राइटिंग अ गुड नैरेटिव। तो बोला जा रहा है कि एक अच्छी नैरेटिव राइटिंग लिखने से पहले आप 1 मिनट या 2 मिनट कहीं रफ में क्या जॉट डाउन कर लो, क्या लिख लो कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे लिखने, कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या होता है, अच्छे से सोच लो और पॉइंट्स छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ताकि आप इजीली सारे पॉइंट्स को कवर कर पाएँ। और एक अगर आउटलाइन मिल जाएगी आपको कि अच्छा मुझे ये पॉइंट्स कवर करने, तो आप कुछ भूलेंगे नहीं, अच्छी डिटेल रहेगी आपकी नैरेटिव राइटिंग। और अपनी डोंट मिनिमाइज द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपके माइंड में आ रही है कि हाँ मुझे लिखनी है, उसको मिनिमाइज यानी शॉर्ट या कम मत करो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना अच्छा है। जो रीडर्स हैं उनको, जो आपकी नैरेटिव राइटिंग को रीड कर रहे हैं रीडर्स, उनके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है आपके डिटेल्स के बारे में, यानी जो भी आप बता रहे हो उनको पहले से कुछ पता नहीं है, जो भी बता रहे हो आप उनको बता रहे हो और वो पहली बार ही रीड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप मिस कर जाओगे या शॉर्ट कर जाओगे कि चलो ये तो पता ही होगा लोगों को, वो उससे लोग क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आप कुछ मिनिमाइज मत करिए, हर चीज़ डिटेल में लिखिए ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो, है ना। और कोई क्रिटिकल डिटेल, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल लेफ्ट आउट यानी रह ना जाए, इसलिए सब कुछ डिटेल में लिखिए, कुछ कट शॉर्ट मत करिए। ओके,
कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है अगर जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं लिख रहा हूँ और ये अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है, विच डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द फोकस एंड मेन थ्रेड ऑफ द स्टोरी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द नैरेटिव। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अननेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है और ये मेरे रीडर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी मेरे रीडर्स का ध्यान भटकाएगा, और जो एक्चुअली जिस मेन टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पर मैं लिख रहा हूँ, इस टॉपिक से हट के कोई डायरेक्शन ही बदल के कोई दूसरी फालतू की बात आ गई है बीच में, तो उस डिटेल को या उस पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी नैरेटिव से। ओके। Normally, narratives are real life happenings, but some fictional information may be added to make them interesting. कभी कभी narratives रियल लाइफ ही जो भी रियल लाइफ हैपनिंग्स होती है, यानी जो भी आपके लाइफ में रियलिटी में हुआ है उसके बारे में ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ मिर्च मसाला ऐड करते हैं, यानी कि कुछ नॉन फिक्शन, यानी कि कुछ फिक्शनल इन्फॉर्मेशन, यानी रियल लाइफ के साथ कुछ काल्पनिक चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि बहुत अच्छा नैरेटिव बन के आए। जैसे कभी कभी हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवी में जो हिस्ट्री दिखाई जाती है, हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है, जैसे बजरंगी, ये सॉरी हमने कौन सी देखी थी, ये बाजीराव मस्तानी, तो ये एक हिस्टोरिकल मूवी थी। यस, तो इसमें क्या हुआ, इसमें सब कुछ रियल नहीं था, यानी चीज़ें तो रियल थी लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने, अब जैसे खिलजी डांस कर रहा होगा तो हमें थोड़ी पता कि उसने डांस किया था और यही गाना था, उन्होंने क्या किया, कुछ मिर्च मसाला ऐड करने के लिए गाने ऐड कर दिए, कुछ डांस ऐड कर दिया, कुछ डायलॉग्स ऐड कर दिए। यस, तो इस तरीके से हमारे नैरेटिव में भी कुछ सब कुछ रियली होता है लेकिन कुछ फिक्शनल चीज़ें, कुछ काल्पनिक चीज़ें, इमेजिनेशन पे बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो हम ऐड कर देते हैं ताकि इंटरेस्टिंग बन जाए। इवन इन अ ट्रू स्टोरी यू कैन बिल्ड अप द प्लॉट ग्रेजुअली। अगर कोई आप ट्रू स्टोरी, कोई सच्ची कहानी, नैरेटिव भी लिख रहे हो तो उसमें आप प्लॉट ग्रेजुअली बिल्डअप कर सकते हो, यानी उसमें कुछ काल्पनिक चीज़ें ऐड ऑन करके एक बढ़िया सी स्टोरी कहानी बना सकते हो। प्लॉट यानी एक बढ़िया सी कहानी बना सकते हो, ठीक है, मिक्स करके। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इजी है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपकी आएगी हेडिंग। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे क्वेश्चन आएगा उस पर बेस्ड आपको एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहती है, आप उसी हेडिंग को यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन में हेडिंग नहीं गिवन होगी तो आपको अपनी खुद की फ्रेम करनी है। उसके बाद राइटर का नाम और क्लास आएगा, आपका नाम और क्लास, जिस भी क्लास में हो आप लिख सकते हो। ओके, इतना ही है और उसके नीचे बस मेन आपका कंटेंट आता है, हेडिंग, राइटर का नाम और क्लास, और नीचे से आप अपना कंटेंट स्टार्ट करोगे। अब लैंग्वेज कैसे यूज़ करोगे आप अपने कंटेंट की, उसकी बात हो रही है। तो लैंग्वेज आपकी सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, यानी टोटली फॉर्मल भी नहीं और टोटली इनफॉर्मल भी नहीं, सेमी फॉर्मल बीच की लैंग्वेज आप यूज़ करिए और सिंपल लैंग्वेज रखिए, लेकिन साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है कि लोगों को समझ ही ना आए और इतनी ईजी भी नहीं कि अरे लगे कि तो बच्चों के लिए है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए। तो आप सिंपल लिखिए लेकिन अट्रैक्टिव लिखिए, यानी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका कंटेंट है उसमें क्या क्या आएगा, जो मेन आप लिखने वाले हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंसिडेंट और एक्सप्रेशन। जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है या जो भी आपने चीज़ अनुभव करी है, एक्सपीरियंस करी है, अगर आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि 5:15 बजे का वक्त था, चोर मेरे घर में घुसे थे, इस तरीके से। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ टाइमिंग्स, कुछ आपको ये सब देना पड़ेगा। किस डेट पर हुई थी चोरी, किस टाइम पर हुई थी, वेन्यू क्या जगह हुई थी, उस इंसिडेंट के बारे में वो सब आपको डिटेल में देना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड इंसिडेंट, सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो प्रॉपर सीक्वेंस में कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था और फिर लास्ट में जाके क्या हुआ, ये पूरा आपको सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। आप आगे पीछे स्टोरी नहीं कर सकते, नहीं तो स्टोरी नहीं, वो खिचड़ी बन जाएगी। ओके, रिएक्शन टू द इंसिडेंट, जब वो इंसिडेंट आपके साथ हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था उस पर, और दूसरों का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, या जो आपके आसपास कुछ लोग या जो आपके फ्रेंड्स थे उसका उस इंसिडेंट पर क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था, वो सब भी आपको एंड में लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट में ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो बेसिकली फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग, राइटर यानी जो ये नैरेटिव लिख रहा है उसका नाम और क्लास, और मेन कंटेंट नीचे से स्टार्ट, दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ नैरेटिव राइटिंग का, कि क्वेश्चन इसका कैसे आता है और आंसर किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन है, राइट अ नैरेटिव ऑन इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन इन 150 to 200 वर्ड्स। सिंपल, कि आपको एक नैरेटिव लिखना है, एक कहानी लिखनी है, किस टॉपिक पर, इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन।
जब अलग अलग स्कूल्स के बीच में स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन होता है वो इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन होता है। और वर्ड लिमिट दे दी कि 150 to 200 वर्ड्स में आपको ये नैरेटिव लिखना है। अब इस क्वेश्चन में हेडिंग जो है ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसी हेडिंग को यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं रहती है तो आपको खुद फ्रेम करना है। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले आप देखिए, ये एक सैंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग। तो हेडिंग हमको क्वेश्चन में गिवन थी इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन। इसके जस्ट बाद आता है नेम एंड क्लास। चाहे तो लिखें, चाहे तो ना भी लिखें, चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके नीचे नेम एंड क्लास आना चाहिए, क्योंकि इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन का है। तो आप सिंपल फॉर एग्जांपल अगर अरुण ने लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अरुण कॉमा 11th A सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन लिख दी। ओके, अब देखते हैं कैसे लिखा है उन्होंने। 2-3 पैराग्राफ्स में, 2 पैराग्राफ्स में भी आप लिख सकते हो, 3 पैराग्राफ्स में भी, 4 पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो आप अपना नैरेटिव। बस वर्ड लिमिट आपकी 150 to 200 वर्ड्स होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हेडिंग और टाइटल आएगा। जो हेडिंग है वो शॉर्ट होनी चाहिए और इसका आपको 1 मार्क मिलता है। तो हेडिंग नहीं होगी तो 1 मार्क कट जाएगा। उसके बाद आपका मेन कंटेंट आप स्टार्ट करते हो और ये कंटेंट पूरा आपके 4 मार्क्स का होता है। क्या लिखा कंटेंट में? ऑन 15 जुलाई आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड टू गो फॉर द इंटर स्कूल राइटिंग कॉम्पिटिशन। कि 15 जुलाई को मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड था अपने इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में जाने के लिए। अब क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है तो उसने क्या वर्ड यूज किया है? आई। फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखना है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? फादर एंजल स्कूल में हुआ था। आई रीच देयर अलॉन्ग विद अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम माई स्कूल। तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं भी वहाँ पर पहुंचा। तो अगेन आई, तो आई, अस, इस तरीके के आप फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे, वही इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो कंटेंट आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा इस तरीके से। लास्ट में आपका आता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते। एक्सप्रेशन मतलब आपने सही ग्रामर लिखी है, सही स्पेलिंग्स लिखी है और सही वोकैबुलरी, यानी जो भी कुछ लिखा है वो सही लिखा है और करेक्ट इंग्लिश लिखी है, तो उसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और जो भी आपने कोहेरेंस, रेलेवेंस यानी कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, रेलेवेंट है यानी सही लिखा है, और जो आपने आइडियाज एंड जो स्टाइल लिखा है वो रेलेवेंट है यानी सही है, कुछ भी ऊट पटांग फालतू चीज़ें नहीं लिखी। जो रेलेवेंट है, लोगों के लॉजिकल है, लोगों के लिए, लोगों के समझ आने लायक कंटेंट लिखा है आपने, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आप हर जगह देखें तो आय बहुत जगह आपको दिखेगा। ये सब इसीलिए दिख रहा है आपको आय, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन में ही लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये एक सैंपल है। ओके, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब मैं कुछ आपको अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं और इस तरीके ही के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनकर आएंगे नैरेटिव राइटिंग के क्वेश्चन में। ओके, नंबर 1, last month you had to go to Delhi by train in an emergency. You got on the train without buying the ticket. Describe your experience in 150 to 200 words mentioning the following points. यानी पिछले महीने आपको दिल्ली जाना पड़ा ट्रेन में, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी तो आप ट्रेन में ही चले गए। आप ट्रेन में जब बैठ गए तो आपको रियलाइज हुआ कि आपने विदाउट बाइंग द टिकट, यानी आप बिना टिकट खरीदे ही ट्रेन में बैठ गए हो, क्योंकि कोई इमरजेंसी थी तो आपको टिकट खरीदना याद ही नहीं रहा। आपको अपना ये पूरा एक्सपीरियंस 150 to 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। कभी कभी ये जो आउटलाइंस होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने, लेकिन कभी कभी ये पॉइंट्स मेंशन नहीं रहते हैं, आपको खुद स्टोरी बनानी पड़ती है इमेजिन करके। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करेंगे? ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट इज अ क्राइम, व्हाट मेड यू ट्रैवल इन सच अ मैनर। तो आप ये मेंशन करेंगे कि भाई अगर आपने टिकट के बिना ट्रैवल कर रहे हो तो ये क्राइम है, एक जुर्म है, टिकट खरीदना जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे बिना टिकट के, ये आपको बताना पड़ेगा। योर फीलिंग्स एज यू बोर्डेड द ट्रेन, जैसे ही आप ट्रेन में बोर्ड करते हैं, ट्रेन में चढ़े, तो आप क्या फील कर रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे, आपको कैसा फील हो रहा था। योर इनकाउंटर विद द टिकट चेकर, जैसे ही टिकट चेक करने वाला टिकट चेकर टीसी आपके सामने आया तो आपको क्या फील हुआ, आपने उसको क्या बोला जब उसने आपसे टिकट मांगी, क्योंकि टिकट तो आपके पास थी ही नहीं। हाउ मच डिड यू पे एज फेयर एंड फाइन, और कितना अमाउंट आपने फेयर यानी टिकट के लिए टीसी को पे किया और साथ में आपको फाइन यानी पेनल्टी भी पे करनी पड़ी। तो फेयर यानी टिकट का पैसा भी देना पड़ा आपको टीसी को, और फाइन यानी पेनल्टी भी पे करनी पड़ी क्योंकि आप बिना टिकट के आधा रास्ता चल चुके थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, जो आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
You were traveling in a long distance bus in the hills and your bus broke down at night. As it could not be repaired immediately, you were forced to spend the night at a nearby mountain village. Narrate the experience in 150 to 200 words. तो कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे थे एक लॉन्ग डिस्टेंस बस में, यानी लंबा सफ़र था और बस से आप ट्रैवल कर रहे थे और हिल्स को आपने क्रॉस किया, बड़े बड़े पहाड़ हिल्स आप क्रॉस कर रहे थे, लेकिन सडनली रात को आपकी बस ब्रोक डाउन हो गई, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, चलना बंद हो गई आपकी बस। और क्योंकि आपकी बस इमीडिएटली तुरंत तो रिपेयर नहीं हो पाई, तो आपको बोला गया बस वालों ने कि भाई यहीं पास में एक माउंटेन है, एक माउंटेन के पास में ही एक विलेज, एक छोटा सा गांव है, आपको रात वहीं पे गुजारनी पड़ेगी क्योंकि अभी बस तो अभी ठीक नहीं होने वाली, टाइम लगेगा। तो आपका ये पूरा एक्सपीरियंस आपको नरेट करना है, यानी इसकी नरेटिव राइटिंग आपको प्रॉपर लिखनी है 150 to 200 वर्ड्स में। ओके, सो इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और देख लेते हैं। राइट अ नैरेटिव इन 150 to 200 वर्ड्स अबाउट अ स्कैरी एक्सपीरियंस दैट लेफ्ट यू इन शिवर्स। तो आपको 150 से 200 शब्द के बीच में एक नैरेटिव लिखना है, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव बताना है, वो अनुभव बहुत स्कैरी था, बहुत डरावना था और लास्ट में यू वर लेफ्ट इन शिवर्स, यानी वो ऐसा अनुभव था, डरावना एक्सपीरियंस कि आप शिवर्स में रह गए, यानी आप कांपते हुए रह गए, इतना डरावना एक्सपीरियंस था। तो वो पूरे एक्सपीरियंस को आपको इमेजिन करके लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं। देन You took part in a fancy dress competition that was held in your school and won the first prize. आपने अपने स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया और ये कंपटीशन आप ही के स्कूल में हुआ था और इसमें आपने फर्स्ट प्राइज जीता। अब आपको अपने इस पूरे एक्सपीरियंस, इस पूरे अपने अनुभव को डिस्क्राइब करना है 150 to 200 वर्ड्स में और इसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने। क्या पॉइंट्स? द ओकेजन एंड द प्लेस, कि क्या ओकेजन था कि जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ, किस प्लेस, किस जगह हुआ था, आप ही के स्कूल में, कह सकते हो ऑडिटोरियम में हुआ। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन थे जिन्होंने आपके ऑपोजिट, जो आपसे कम्पीट कर रहे थे। फैंसी ड्रेसेस डिस्प्लेड बाय देम, यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने कौन सी ड्रेसेस डिस्प्ले करी थी, यानी कौन सी ड्रेसेस वो लोग पहन कर आए थे और उन सब से आपकी ड्रेस कैसे बेटर थी कि जो आप फर्स्ट प्राइज जीत गए। माई परफॉर्मेंस, यानी आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आप क्या बनकर गए थे। एंड प्राइजेस, लास्ट में क्या क्या प्राइजेस मिले, आपको कौन सा प्राइज मिला, ये सब कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये आउटलाइंस गिवन है इसमें, तो इन्हीं को आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, write a narrative titled The Day I Was in the Spotlight mentioning how you won the inter-school dance competition in 150 to 200 words। अब इस क्वेश्चन में नैरेटिव राइटिंग लिखनी है, लेकिन टाइटल यानी कि जो आपकी हेडिंग है वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। हेडिंग क्या है? द डे आई वॉज इन द स्पॉटलाइट, एक ऐसा दिन जब मैं स्पॉटलाइट में थी, यानी सबकी नज़रें मेरे ऊपर ही थी। तो ये हेडिंग गिवन है, यही हेडिंग आप यूज़ करेंगे अपने आंसर में भी। और इसमें आपको मेंशन करना है नैरेटिव में कि कैसे आपने जीत लिया था, वन यानी आपने जीत लिया था इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। तो जो इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें आप जीत गए थे। टाइटल है द डे आई वॉज इन द स्पॉटलाइट, इसको आपको पूरा नरेट करना है कि कैसे आप जीते थे, क्या हुआ था, सब कुछ 150 to 200 वर्ड्स में। पिछले वाले क्वेश्चन में टाइटल नहीं गिवन था और साथ में आउटलाइंस भी गिवन थी, यानी कुछ हिंट्स गिवन थी। यहाँ पर आपको टाइटल गिवन है लेकिन हिंट्स नहीं गिवन है, तो ये सब आपको खुद फ्रेम करना है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नैरेटिव राइटिंग होता कैसे है, किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। और एक मैंने आपको जो सैम्पल दिखाया था वो देख के आपको 90% आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरीके से एक नैरेटिव राइटिंग को हम लिखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आंसर के साथ और कैसे फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमको नैरेटिव राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो उस वीडियो को देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।